नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस टॉक में, जिसका शीर्षक है ह्यूमन एक्सेलेंस थ्रू योगा। मैं सबसे पहले इस वेब सीरीज के ऑर्गेनाइजर्स कपिल केसरी जी का अभिनंदन करता हूँ और अपने टॉक के लिए आप लोगों के थोड़े इकट्ठे होने का इंतज़ार करता हूँ। मैं इसके टॉक के साथ ही अपना एक प्रेजेंटेशन भी साथ में रखूँगा और इससे आप लोगों को थोड़ी मदद मिलेगी। हालांकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है। तो हम लोग गायत्री मंत्र से शुरुआत करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन एक्सीलेंस थ्रू योगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वर्ष 2019 में हमने इसके ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की थी। आपके सामने ये तस्वीर है जिसमें कि उत्तराखंड के आयुष मिनिस्टर चीफ गेस्ट थे और उस समय के संस्कृत शिक्षा सचिव वो स्पेशल गेस्ट थे। इस चित्र में प्रोफेसर जी.डी. शर्मा जी, हमारे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार गिरीश अवस्थी जी और लंदन से पधारी मीरा शर्मा जी, ये सभी इस चित्र में उपलब्ध हैं। तो मैं केवल ये संदर्भ ले रहा हूँ कि इस विषय पे एक विस्तृत चर्चा हो चुकी है और उसमें हम लोगों ने डिफरेंट स्कॉलर्स को, डिफरेंट प्रोफेसर्स को इनवाइट किया था और उसके ऊपर हमने एक पूरे जो टॉक हुए थे उनका सबका एक कंपाइलेशन करके उसका एक बुक फॉर्म में भी रिलीज किया था। एनीवे, तो हम अपनी चर्चा शुरू करें। इसमें जो हाइलाइट्स हैं जो हम इस 1 घंटे के चर्चा के दौरान रखना चाहेंगे, उस पॉइंट्स को हमने इस स्लाइड में पॉइंट आउट किया है। एक्सीलेंस क्या है, एक्सीलेंस, इट्स मीनिंग एंड स्कोप। फिर चर्चा करेंगे ह्यूमन एक्सीलेंस के बारे में, मीनिंग और अप्रोच। फिर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, सेल्फ का मतलब है स्व। और फिर लास्ट में हम चर्चा करेंगे योगा इट्स अप्रोच टुवर्ड्स बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, उसके एक्सीलेंस की बात करेंगे। तो मित्रों, हमें लगता है कि आप सभी लोग हमारे इस टॉक में काफ़ी मात्रा में एकत्रित हो गए हैं। हम अपनी बात शुरू कर सकते हैं। अभी जो हमारी टॉक होगी इसके दौरान आप अपने जो क्वेरीज हैं, इसमें लगभग हमने 1 घंटे का समय रखा है, तो 30, 35 या 40 मिनट तक हम लोग अपने इस प्रेजेंटेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। लास्ट के 10-15 मिनट हम निश्चित रूप से आपके क्वेरीज लेना चाहेंगे। तो इस पूरे टॉक के दौरान जो कोई भी आपकी क्वेरीज आपके उसमें आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसको लिख के भेज सकते हैं। प्रेजेंटेशन हम शुरू करते हैं।
एक्सीलेंस, मीनिंग एंड स्कोप। एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है? हमने जो 2-3 बुक्स और उसके जो डिफरेंट डिक्शनरीज में जो इसका मीनिंग और स्कोप दिया हुआ है वो है द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सीलेंट, कि ग्रेटनेस, बेस्ट, हिंदी में श्रेष्ठता और उत्कृष्टता, इन शब्दों से एक्सीलेंस को समझा जा सकता है। एक्सीलेंस को आप 2 और व्यवहारिक शब्दों से समझ सकते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि आप गाड़ी चला रहे होते हैं सिंपली, और जब हमें बेहतर करना होता है तो एक्सेलरेट करते हैं। उसी तरह से जीवन की गाड़ी है, और जीवन की गाड़ी में एक ढर्रे की गाड़ी होती है, खिंच रही होती है, और एक कुछ इस तरह से गाड़ी चलती है जो आकर्षक लगती है, लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करती है, और आपको भी उस तरह की ज़िंदगी जीने में मज़ा आता है। तो व्यक्तित्व तो तभी श्रेष्ठ है जब लोग उससे लाभान्वित हों, आकर्षित हों, और वो तब संभव है जब उसमें उत्कृष्टता हो, श्रेष्ठता हो। और ये ग्रेटनेस आप देख सकते हैं कि जितने भी अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हुए हैं, जितने भी अपने अपने फील्ड के विशेषज्ञ हुए हैं, उनने सब ने अपने एरिया में एक्सीलेंसी हासिल की है। चाहे वो किसी सितारे को ले लीजिए, सो कॉल्ड, जैसे आप फिल्मों में रुचि रखते हैं, तो जो फिल्मी सितारे हैं उन्होंने अपने एरिया में बेहतरीन किया है। यदि आप संगीत में रुचि रखते हैं तो आपके जो फेवरेट हैं, आप निश्चित रूप से मानिए कि गाते तो आप भी हैं, लेकिन हम क्या हैं? हम बाथरूम सिंगर हैं। और उन्होंने उस संगीत को अपने उत्कृष्टता तक ले गए, और उसकी वजह से उस उत्कृष्ट संगीत को हम ही नहीं, पूरी दुनिया लाइक करती है। तो इस तरह जो उत्कृष्टता है, श्रेष्ठता है, वो क्या मांगती है? वो डिवोशन मांगती है, डेडिकेशन मांगती है, टाइम मांगती है, और इसके पश्चात वो निश्चित रूप से अपने उस एरिया में आदमी एक्सेलेरेट करता है, चाहे वो आपकी व्हीकल हो या आपके जीवन की गाड़ी हो। ये वो बुक है, किनारे में आप तस्वीर देख रहे हैं, जिसे हम लोगों ने 2019 में पब्लिश किया था, ह्यूमन एक्सीलेंस थ्रू योगा। कभी आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, या फिर ट्रोलिया पुस्तक भंडार है हरिद्वार में, उनके थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। ह्यूमन एक्सीलेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज ये बहुत ही आपके लिए रुचि का विषय बनने जा रहा है। इस पूरे बुक में हमने जो कुछ रखा है उसका एसेंस हम आपको देना चाहेंगे। अगला हम जो टॉक का जो एरिया है उसे हम चेंज कर रहे हैं, ह्यूमन एक्सीलेंस। ह्यूमन एक्सीलेंस क्या है? पहले हमने एक्सीलेंस की बात की, अब हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सीलेंस की। ह्यूमन एक्सीलेंस इज अबाउट बीइंग एन एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि व्यक्ति को श्रेष्ठ होना चाहिए। और जब देव संस्कृति विश्वविद्यालय की परिकल्पना उन्होंने की थी तो उन्होंने कहा था, देश में एक ऐसा विश्वविद्यालय होना ही चाहिए जो सच्चे मनुष्य, अच्छे मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य और सर्वांगपूर्ण मनुष्य बनाने की कमी को पूरा कर सके। तो ये जो ह्यूमन एक्सीलेंस की बात हम लोग करते हैं आज के ज़माने में, उसमें एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग जिसमें कि डिविनिटी हो, ट्रूथनेस हो, परफेक्शन हो, और उसमें उसके अंदर एक इंटीग्रिटी हो, ये तीनों चारों क्वालिटीज जिसके अंदर होंगे, वो क्या है? वो एक आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी का मालिक होगा। और निश्चित रूप से जब वो आउटस्टैंडिंग होगा तो एक्सेप्शनल होगा, सुपीरियर होगा बाकियों से, और पूरी दुनिया में वो एक अलग छवि रखेगा। तो ऐसे एक्सेलेंट ह्यूमन बीइंग की तलाश है, और वो आसानी से संभव नहीं है। जैसा कि हमने कहा, उसके लिए हमारे अंदर नैतिकता चाहिए, सामाजिकता चाहिए,
आध्यात्मिकता चाहिए, डिविनिटी चाहिए और डेडिकेशन चाहिए। इन तीनों चारों विषयों को हम आसानी से योग के माध्यम से अचीव कर सकते हैं। यदि आपको कोई संशय हो तो उन संशयों को मैं अगले स्लाइड्स में दूर करने वाला हूं। अब यदि आप अपने एस्पेक्ट को देखें, ह्यूमन एस्पेक्ट को देखें, तो उसके 5 आयाम हैं: फिजिकल, प्राणिक, मेंटल, कॉजल और एस्ट्रल। जब हम अपने शारीरिक अवस्था को देखते हैं तो हमें जो बॉडी दिखाई देती है वो केवल और केवल ग्रॉस बॉडी दिखाई देती है। बाकी 2-3 जो योग के एक्सपर्ट हैं, जो योग के साधक हैं, योग के जानकार हैं, वो हमारे इस 5 शीत को जानते हैं, 5 आयामों को जानते हैं। लेकिन नए लोग जो हमारे इस टॉक में जुड़े हैं, उनके लिए ये एक निश्चित रूप से अपने अपेक्षा का विषय होगा कि आखिर ये 5 शीत क्या क्या है। योगा जो है वो बेसिकली कंटिन्यूअस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते थे, लेकिन केवल और केवल एक्सेलरेट करना अपने आप में सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहलाता। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है अपने आप को कंप्लीटली चेंज कर लेना, ट्रांसफॉर्म कर लेना, और ये संभव है नियमित योगाभ्यास के माध्यम से। बॉडी के जो 3 एस्पेक्ट हैं, बॉडी, माइंड और स्पिरिट, एक्सीलेंस इन द सेल्फ, एक्सीलेंस ऑफ द सेल्फ, इन 3-4 यदि विषयों को हम लेकर चलते हैं तो एक्सीलेंस प्राप्त करते हैं। सेल्फ क्या है? सेल्फ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। इस बॉडी, माइंड, स्पिरिट में जो हमने 5 आयामों की चर्चा की वो है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यह एक तस्वीर है। आप इसे यह मत समझिए कि जो हमारा अन्नमय कोश है उसके बाहर कोई प्राणमय कोश है या उसके बाहर कोई मनोमय कोश है। ये प्याज के छिलके की तरह नहीं है कि एक एक छिलका उतारते जाएंगे और अंदर में अन्नमय कोश है, उसके बाहर प्राणमय, मनोमय, आनंदमय कोश है। ये बेसिकली एक ही कंपाइल्ड फॉर्म है। हालांकि ये अलग बात है कि जब हम प्राणिक बॉडी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए एक हमारा एक ऑरा होता है, और वो ऑरा आजकल इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध हैं, हम उस ऑरा को मेजर कर सकते हैं। लेकिन इस ऑरा फील्ड को प्राणिक बॉडी माना जा सकता है, लेकिन प्राण हमारे भीतर भी है। अन्नमय कोश के भीतर भी प्राण है, और वही कहते हैं कि जब हम श्वास लेते हैं तो उससे हमारा प्राणायाम के माध्यम से प्राण की वृद्धि होती है। तो ये जो प्राण है वो अंदरूनी प्राण है, और जो हमारा ऑरा दिखता है वो बाह्य प्राण है। इन दोनों के सम्मिलित स्वरूप को प्राणमय कोश कहते हैं, प्राणिक बॉडी कहते हैं। और इसी तरह से हमारा मनोमय कोश है, यह कहीं बाहर नहीं है, वो भी हमारे मन के भीतर है। विज्ञानमय कोश है, वो भी हमारे इस इंटेलेक्ट के भीतर है। आनंदमय कोश है, जो ब्लिस है, वो भी हमारे अंदर ही है, आनंद को कहीं बाहर नहीं तलाश सकते। तो इस 5 आयामों को यदि कॉमनली देखा जाए तो ये 3 भाग में, बॉडी, माइंड और स्पिरिट के रूप में हम इसे महसूस कर सकते हैं। और ये जब हम अपने आप की खोज करते हैं, अपनी तलाश करते हैं, तो ये इस रूप में स्पष्ट होता है। ये 5 शीत हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। और ये जो 5 शीत हैं वो किन किन बॉडीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसे जानने का प्रयास करेंगे। अन्नमय कोश जो है वो फिजिकल बॉडी या फूड एपरेंट शीत कहलाता है। प्राणमय कोश जो है वो प्राणिक बॉडी और एयर एपरेंट शीत कहलाता है। मनोमय कोश जो है वो मेंटल बॉडी या माइंड स्टफ एपरेंट शीत कहलाता है। विज्ञानमय कोश जो है एस्ट्रल बॉडी और विजडम एपरेटस शीत कहलाता है, जिसके अंदर हमारा इंटेलेक्ट होता है। और आनंदमय कोश जो है वो ब्लिस बॉडी और ब्लिस एपरेंट शीत, जिसके अंदर हमारी आनंदानुभूति होती है। इन 5 अनुभूतियों को, इन 5 आयामों को हम
सेल्फ के माध्यम से समझ सकते हैं। इन पांचों आयामों को हम योग के माध्यम से डील कर सकते हैं। जो हमारा 5 आयाम है उसे समेट कर हमने 3 भागों में, बॉडी, माइंड और स्पिरिट, 3 भागों में किया है। और बॉडी को हम क्लिंजिंग और पोस्चर के थ्रू एक्सेलरेट कर सकते हैं, माइंड को हम प्राणायाम और मेडिटेशन के थ्रू एक्सेलरेट कर सकते हैं, और स्पिरिट को हम मेडिटेशन, मुद्रा बंद और जो स्पिरिचुअल टेक्निक्स हैं उसके माध्यम से एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे योग क्या है और उस अटेनमेंट, योग को अटेन करने की विधियां क्या हैं। तो आप सबको स्पष्ट है, आप सभी ज़्यादातर योग के एक्सपर्ट हैं, योग के जानकार हैं, और वो डिफरेंट जो डेफिनेशंस हैं उसमें स्पष्ट है, योगस चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। या फिर जो बाकी ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथों में, खास करके भगवत गीता में जो वर्णन है वो है तस्मात् योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। अब योग की परिभाषा तमाम हो सकती है। आज के ज़माने में कहा जाता है कि जो लाइफस्टाइल है, योगा इज ए वे ऑफ लिविंग। योग क्या है? योग एक जीवन शैली है। अब उसे समझने के लिए एक अलग सेक्शन खोलना पड़ेगा। मैं अपने एक्सेलेंस वाले एरिया में ही रहना चाहता हूँ। किन किन विधियों से एक्सेलेंस हासिल किया जा सकता है, और ख़ास करके यदि योग के माध्यम से उन्हें एक्सेलेंस को प्राप्त करना हो तो वो कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। तो आप सभी को ज्ञात है, भगवत गीता में भी वर्णन है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, बाकी हठ योग, मंत्र योग आदि जो योगा के क्षेत्र में आते हैं, इनको आप अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग उपनिषदों में समझते हैं, जानते हैं। लेकिन ये जो भक्ति है ये किस रूप में की जाती है? सा तस्मिन परम प्रेम रूपा, नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है। भक्ति क्या है? परम प्रेम रूप है। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं तू फलाने का भक्त है, तू ढिमाके का भक्त है। मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड बना हुआ है कि ये जो है, इवन कभी कभी ये कहते हैं ये मीडिया भी फलाने की भक्त है या किसी पर्टिकुलर नेता की भक्त है। तो ये भक्ति जो है बड़ी सुपरफिशियल लेवल की भक्ति है। यहाँ जो नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है वो है परम प्रेम रूपा। उससे श्रेष्ठ कोई प्रेम हो ही नहीं सकता। इस परम प्रेम को एक्सीलेंस के माध्यम से समझ सकते हैं। भक्ति में जब कंप्लीट डेडिकेशन आएगा, जब परमात्मा के प्रति श्रेष्ठ प्रेम आएगा, वो कहलाती है एक्सीलेंस। वो कहलाता है आपके अंदर के परफेक्शन को, आपके अंदर की भक्ति का पेस्ट जब निकलता है तो वो नारद भक्ति सूत्र के अनुसार भक्ति है। और यदि हम भक्ति योग के माध्यम से भी एक्सीलेंस को अटेंड करना चाहें तो वहाँ भी परफेक्शन चाहिए, एक्सीलेंस चाहिए, वहाँ भी फुल डेडिकेशन चाहिए। उसी तरह से जो दूसरी विधि है वो ज्ञान योग की, ज्ञान योग के विषय में कहा गया है परमात्म ज्ञान, जहाँ आप आत्मा और परमात्मा के भेद को मिटा देते हैं। और ये तब हो सकता है जब आपकी आत्मा उतनी श्रेष्ठ हो जितनी की परमात्मा, आपकी आत्मा उतनी प्योर हो, उतनी परफेक्ट हो जितनी की परमात्मा, जितनी प्योरिटी परमात्मा के अंदर है। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो हम चिंतन करते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, वो ज्ञान योग का जो एस्पेक्ट है, चिंतन, मनन और निधिध्यासन। तो किसी श्रेष्ठ विचार का चिंतन और उसी के अंदर अपने आप को ढाल लेना, मनन, और उसी में रम जाना, निधिध्यासन। तो यहाँ भी जो नॉलेज है, जो इंटेलेक्ट है, वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में जब पहुँचता है तो वो ज्ञान योग की संज्ञा प्राप्त करता है। और एक तरह से कहा जाए ज्ञान योग क्या है? एक्सीलेंस इन नॉलेज। उसी तरह से कर्मयोग की बात करें, भगवत गीता में कहा गया है
परफेक्शन इन एक्शन। और परफेक्शन तब आता है जब आप एक्सपेक्टेशन से हटकर बात करते हैं। परफेक्शन इन एक्शन यानी एक्सीलेंस इन एक्शन। जब हम किसी भी व्यक्ति से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। परफेक्शन इन एक्शन जब हम बेहतरीन अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करते हैं। ऐसे ही जितने भी श्रेष्ठ योगी हैं उन्होंने क्या किया है, खास करके कर्मयोगी, उन्होंने क्या किया है, एक्शन वैसे किए हैं जो उनको अपने अपने क्षेत्र में एक्सीलेंस के ऊपर ले गए हैं, अपने परफेक्शन के ऊपर ले गए हैं। और वो तब संभव है जब हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं होता। उसी तरह से राजयोग है, हठ योग है, मंत्र योग है, ध्यान योग है। हम तमाम विधियों से योग के श्रेष्ठता के शिखर तक पहुंच सकते हैं, योग को अचीव कर सकते हैं। लेकिन साथ में क्या होता है, साथ में वो होता है जो हमारे आज की चर्चा का विषय है, एक्सीलेंस। जब हम अपने उस क्षेत्र में एक्सीलेंस प्राप्त करते हैं तब उस वे ऑफ योग को अटेन करते हैं। इसलिए अब हम यदि भगवत गीता को फिर से इसमें योग कर्म सुकौशलम को डिस्क्राइब करना चाहें तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने श्री अर्जुन को जो आशीर्वाद दिया है, जो ज्ञान दिया है, उसमें दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में इस श्लोक का वर्णन है। बुद्धियुक्तो जहाति है उभे सुकृति दुष्कृते तस्माद योगा युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। क्या है? एक्सीलेंट। कुशलता मतलब परफेक्शन। वन हु प्रोडेंटली प्रैक्टिस द साइंस ऑफ वर्क विदाउट अटैचमेंट कैन गेट रीड ऑफ बोथ गुड एंड बैड रिएक्शंस इन द फील्ड इन द लाइफ इटसेल्फ। जब व्यक्ति हानि लाभ, यश अपयश, सुख दुख यानी गुड और बैड के रिएक्शन से ऊपर उठ जाता है, फिर वो क्या होता है, फिर वो कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। देयरफॉर स्ट्राइव फॉर योग which is the art of working skillfully in proper consciousness। जब हम परफेक्शन के साथ एक्शन करना चाहें तब उसमें हमारा अटैचमेंट जब नहीं होगा, जब हम उसमें से एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। हम गलती तब करते हैं जब हमें उसमें से ये डर रहता है कि लोग हमें अच्छा कहेंगे कि नहीं कहेंगे, हमारे इस कर्तव्य को लोग अच्छा मानेंगे या नहीं मानेंगे। इसलिए इस जो इनर कॉन्शियसनेस है उसको स्किलफुली डेवलप करने के लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको उसके जो फल है, कर्मों का जो फल है, फल की इच्छा का त्याग करना होता है। फिर क्या आता है, फिर जो कुशलता आती है वो आपको एक्सीलेंस में परिवर्तित हो जाती है। वो जो कुशलता है उसी को एक्सीलेंस कहते हैं। यदि परफेक्शन इन एक्शन की बात करें तो वो संभव है एक्सपेक्टेशन के लेस होने की वजह से। आगे हम यदि एक्सीलेंस को और देखना चाहें, जो दूसरा हमारा योगिक ग्रंथ है वो है पातंजलि योग सूत्र। हमने शुरुआत में भी चर्चा की थी। पातंजलि योग सूत्र में दिया गया है योगस चित्तवृत्ति निरोधा। सभी जानते हैं आप लोग, क्योंकि सभी योग के एक्सपर्ट हैं अभी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और आज तो योग इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि नहीं जानने वाला आदमी भी कम से कम इतना तो जानता ही है कि चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। और चित्तवृत्तियाँ क्या हैं? चित्तवृत्तियाँ हमारे अंदर के झंझावात हैं और इन झंझावातों का हटना ही हमें परफेक्ट बनाता है। जब भी हम एक्सीलेंस की बात करते हैं तो क्या आता है, वो है अपने दिमाग से जो नेगेटिविटी है उसे डिस्ट्रॉय करने की बात आती है। जब उस चित्तवृत्ति निरोध के लिए टेक्निक की बात आती है तो महर्षि पतंजलि ने 3 टेक्निक्स बताए हैं। नए लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए उन्होंने अष्टांग योग बताया, आपको भी पता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और दूसरा है यानी जो उससे श्रेष्ठ स्तर के साधक हैं उनके लिए बताया है
क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और जो एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं, जो राजयोग के देता हैं, उनके लिए उन्होंने बताया है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किसका? परफेक्शन का अभ्यास। तो इन तीनों ही स्तर के योगियों के लिए अभी जितने भी हम लोग समाज में रह रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर क्या है? ज़्यादातर बिगनर्स हैं। और इसलिए हम लोग अष्टांग योग को बहुत ज़्यादा बल देते हैं। अष्टांग योग में क्या क्या बातें आती हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये केवल और केवल हम तक, या कहिए कि हमारे एक्शन तक सीमित नहीं है। ये हमारे फिजिकल एक्शंस के अलावा हमारे साइकोलॉजिकल विंग को भी टच करता है। हमारे जो हमने 5 आयाम बताए थे शरीर के, उन 5 आयामों को टच करता है। यदि हम यम और नियम की बात करें तो ये क्या है? ये निश्चित रूप से हमारे सोशल कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं। आसन से हमारे शरीर की स्थिरता और परफेक्शन आती है। प्राणायाम से हमारे जो वाइटलिटी है उसमें वृद्धि होती है। और ये सब अपने अपने एरिया में हमारे बॉडी और माइंड को एक्सीलेंस की तरफ ले जाते हैं। लेकिन ये सब क्या है? ये सारे यम, नियम, आसन, प्राणायाम जो अष्टांग योग का अभ्यास है, ये हम लोगों के लिए हैं। जो श्रेष्ठ स्तर के साधक हैं, योगीजन हैं, उनके लिए महर्षि पतंजलि ने तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान की चर्चा की है। तप क्या है? तप है अपने आप को तपाना। तप क्या है? एनर्जी पैदा करना, ऊर्जा इकट्ठा करना। और वो कैसे संभव होता है? वह संभव होता है डेडिकेशन से, समर्पण से, परफेक्शन इन एक्शन से। उसमें कोई कमी न रहने दें और जो संकल्प लिया है उसके प्रति अपने शरीर से, मन से, वाणी से ऊर्जा उत्पन्न करें। उसी तरह स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय के बारे में चर्चा है। स्व का अध्ययन, अपने भीतर झांकने का प्रयास करें। और ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर के प्रति निष्ठा रखें। इन 3 अभ्यासों के माध्यम से क्रिया योग की प्राप्ति होती है। और जो क्रिया योगी हैं वो कौन हो सकते हैं? वो द्वितीय स्तर के यानी मध्यम स्तर के योगी हैं। और जो श्रेष्ठ स्तर के योगी हैं उनके लिए तो बस एक ही, अभ्यास और वैराग्य, नियमितता और निरंतरता। तो इस तरह अभ्यास वैराग्य के माध्यम से ह्यूमन एक्सीलेंस को प्राप्त किया जा सकता है। अब इसी तरह से हमने देखा योग के और भी आयाम हैं। अष्टांग योग है, तो फिर हठ योग भी है। हठ योग में जो घेरन संहिता बताती है वो है सटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, ये क्या है? परफेक्शन इन बॉडी। सटकर्म और आसन क्या करता है? सटकर्म हमारे बॉडी को प्यूरिफाई करता है। आसन क्या करता है? आसन हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। और ये सब जब हमें अपने बॉडी से बेहतरीन रिटर्न लेना होता है तो हमें अपने बॉडी को प्योर रखना होता है। अभी आप जहाँ भी जॉब कर रहे होते हैं, खास करके आज के ज़माने में वर्क प्लेस एक्सीलेंस की बात बहुत होती है, प्रोडक्टिविटी की बात बहुत होती है कि आप जहाँ भी हैं जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए? उसमें हमें कम से कम इनपुट के साथ अधिक से अधिक आउटपुट लेकर के आना है। और वह कैसे संभव होता है? वह संभव होता है प्योरिटी ऑफ बॉडी, प्योरिटी ऑफ माइंड। सत्कर्मों के माध्यम से जब हम अपने बॉडी को प्योर करते हैं तो उससे हमारा माइंड प्योर होता है। और जब माइंड प्योर होता है तो फिर उस माइंड से अच्छे अच्छे वर्क होते हैं, एक्सीलेंट वर्क होते हैं। और वो एक्सीलेंट वर्क आपको, आपकी कंपनी को, आपके जो प्रोडक्टिविटी है उसको एक्सीलेंट बनाता है। तो उसके लिए सत्कर्मों का, आसन का, प्राणायाम का यानी हठ योगिक अभ्यासों का
अपना एक महत्व है। हठ योग के अभ्यास केवल सटकर्म और आसन तक, प्राणायाम तक, मुद्राबंध तक सीमित नहीं है। यहाँ भी धारणा और ध्यान समाधि की बात की गई है, और इसमें खास करके जो धारणाएं हैं, 25 धारणाएं बताई गई हैं। तो इसमें जो आपके एरिया में योग के एक्सपर्ट हैं उनसे कभी चर्चा करिए और उनका क्या महत्व है उनको जानने का प्रयास करिए, या खुद भी आप यदि योग के एक्सपर्ट हैं तो इसे समझने और उसके व्यवहारिकता में लाने का प्रयास करिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट धारणा है। जैसे खास करके यदि हम 5 तत्वों की धारणा ले लें, पृथ्वी धारणा, आकाशीय धारणा, तो जिस व्यक्ति के अंदर जिस तत्व की कमी है, जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना पड़ा है, सभी जानते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये तो हो गया हमारे बॉडी के सीट्स। लेकिन उसके अलावा जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन तत्वों की कमी हमारे अंदर में हमारे परफेक्शन को कम करती है। और यदि पृथ्वी तत्व की कमी है तो पृथ्वी धारणा, जल तत्व की कमी है तो जल तत्व की धारणा, उसी तरह से अग्नि तत्व की कमी है तो आग्नेय धारणा, आकाश तत्व की कमी है तो आकाशीय धारणा। जिन भी तत्व की कमी, और इस कमी को आप कैसे महसूस करते हैं? यदि पृथ्वी तत्व की कमी है तो आपका शरीर हल्का होगा, यदि आपके अंदर अग्नि तत्व की कमी है तो आपकी जठराग्नि कमजोर होगी। तो इस तरह से हम आप अपने जो बॉडी फिजियोलॉजी है उसके अंदर के जो कमियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको कैसे परफेक्ट बनाया जाए, कैसे उनको एक्सीलेंस बनाया जाए, निश्चित रूप से एक्सीलेंसी को प्राप्त कर सकता है। हठ योग के अभ्यास, जो बाकी अभ्यास हैं, सटकर्म हो गया जिसमें धौती, नेति, बस्ती, नवली, कपालभाति, त्राटक, तो ये क्या है? ये हमारे 6 क्लिंजिंग प्रोसेसेस हैं जिससे हमारी बॉडी प्यूरिफाई होती है। उसके बाद आती है आसनों की बारी। अब आसन क्या करता है? बॉडी इज द बो, आसन इज द एरो एंड द सोल इज द टारगेट। ये बहुत ही श्रेष्ठ योगी BKS आयंगर जी हुए जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है भारत सरकार द्वारा, उनका एक सद्वाक्य है और उन्होंने कहा है कि ये शरीर क्या है? शरीर एक धनुष है। और आसन क्या है? आसन एक तीर है, और जो टारगेट है वो क्या है? वो आत्मा है। तो केवल आसन के माध्यम से हम बॉडी से लेकर के सोल तक पहुंच सकते हैं। आसन क्या है? आसन एक माध्यम है जिससे हम उस परफेक्शन को, बॉडी के परफेक्शन के माध्यम से सोल के टच में आ सकते हैं, आत्मा के टच में आ सकते हैं। तो आसनों का बहुत महत्व है हमारे बॉडी में, और हमारे हठ योग में इसको निश्चित रूप से हमारे फिजियोलॉजिकल बॉडी को यदि एक्सेलरेट करना है तो नियमित योगाभ्यास में आसन का प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह से यदि हम प्राणायाम को लें, हठ योग अभ्यासों में तीसरा जो स्तर है प्राणायाम का, वो क्या कहता है? प्राणायाम कहता है द प्रैक्टिस ऑफ आसना एंड प्राणायाम वॉट्स द डिजीज एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग अलर्टनेस। इस पे कई सारे रिसर्चेज भी हुए हैं, नीचे आप उसके रेफरेंस भी देख सकते हैं, जिसमें प्राणायाम, डिफरेंट टाइप के प्राणायाम के माध्यम से बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। आज के ज़माने में यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो किसी भी तरह के रोग के होने के चांसेस आपके कम होते हैं। अभी जो आपका अभी पूरी दुनिया में जो बीमारी फैली हुई है कोरोना, और वो कोरोना से बचने का जो तरीका डॉक्टरों ने बताया वो क्या है? अपने आप को सेल्फ इम्यूनाइज करें, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखें। वैसे इसी के लिए है कि आप हाथ धोएं, दूरी बनाए रखें, लेकिन जो जिनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है वो लंबे समय तक बाहरी इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। उनके जो सेल्स हैं वो बाहरी इन्फेक्शन को अंदर आने नहीं देंगे। और ये
जो प्राणायाम के अभ्यास हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके ऊपर कुछ रिसर्चेज भी हैं। इस तरह से आसन के ऊपर भी कई सारे रिसर्च हैं, षटकर्मों के ऊपर भी कई सारे रिसर्च हैं। नीचे जो है उसका आपको रेफरेंस दिया गया है कि जो षटकर्म है उससे हम अपने डिफरेंट जो बॉडी कोलेस्ट्रॉल्स है, सीरम ग्लूकोज है, इन सबको रिड्यूस कर सकते हैं। डिफरेंट जर्नल्स में इसका प्रकाशन भी हो रखा है। उसी तरह से यदि हम आसन करते हैं तो उससे हमारे मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम के जो जितने प्रॉब्लम्स हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। और यही वो तरीका होगा जब हमारे बॉडी फिजियोलॉजी बेहतर काम करेगी तो स्वस्थ शरीर में स्वच्छ मन का वास होता है। ये स्वस्थ शरीर के लिए षटकर्म, स्वच्छ शरीर के लिए षटकर्म, स्वस्थ शरीर के लिए आसन, और स्वस्थ प्राण के लिए प्राणायाम, और उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज जो हो रखे हैं। और इनसे ऊपर जब हम उठते हैं तो वो आता है ध्यान, मेडिटेटिव टेक्निक्स। भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि मुझसे कोई पूछे कि आप बहुत ध्यान करते रहते हैं, क्या मिला आपको? उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस मैंने कुछ खो दिया। और वो क्या खोया? वह था हमारा अहंकार, वो थी हमारी गुस्सा, वो था हमारा एंजाइटी, डिप्रेशन, वो था हमारा डर और मृत्यु के प्रति हमारा डर, और जो बुढ़ापा है, यानी एंटी एजिंग प्रोसेस योग के माध्यम से उनको, ध्यान के माध्यम से उन्हें अचीव हुआ था, जिसका कि उन्होंने जीवन भर विचार किया। तो इस तरह से टोटल यदि हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, या फिर षटकर्म, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की बात करें तो वो हमें कहाँ ले जाता है? वो कंप्लीट जो हमारा अप्रोच है योग का, वो सेल्फ एक्सीलेंस की तरफ ले जाता है। योगा इज ए वे विच हेल्प्स अस मूव बियॉन्ड द कन्फाइन of the physical body into a state where we can control our breath, mind, and then our intellect to finally achieve a state of bliss. तो इससे हम अपने पंच कोशों की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, आनंदमय कोश तक पहुंच सकते हैं। और यदि आप उस ओर प्रयास करना चाहें तो हमारे समझ से जो एक छोटा पैकेज नए लोगों के लिए जो हमारे इसके साथ जुड़े हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि ये कुछ अभ्यास हैं: सूर्य नमस्कार, नाड़ी शोधन और गायत्री मंत्र जप या सविता ध्यान, जो भी आपसे संभव हो। तो ये 3 ही अभ्यास हैं जो व्यक्ति को यदि नियमित किया जाए तो अंदर आपके भीतर एक ऐसा परिवर्तन आता है शरीर में, मन में, भावनाओं में, जिससे व्यक्ति अपने परफेक्शन को, बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों को ही साध सकता है और इन बॉडी, माइंड, स्पिरिट में एक्सीलेंस की कामना कर सकता है। सूर्य नमस्कार सभी जानते हैं, 12 पॉस्चर्स होते हैं और इनमें डिफरेंट जो हमारे चक्र हैं, 6 चक्र, उनको एक्टिवेट करने की क्षमता होती है। आप आसन, प्राणायाम, मुद्राबंध, स्वामी सत्यानंद जी की पुस्तक है, उसे देख सकते हैं लेकिन आसन के माध्यम से कौन से चक्र एक्टिवेट होते हैं। और यदि ये उगते हुए सूरज के समय में, राइजिंग सन के समय में हो, प्रातःकाल में हो, तो बेहतरीन माना जाता है। फिर दूसरा अभ्यास हमने बताया नाड़ी शोधन प्राणायाम का, और वो है हमारे दोनों नाड़ियों, इड़ा और पिंगला के संतुलन की तकनीक है। और तीसरा जो हमने बताया गायत्री मंत्र जप या सविता ध्यान, उगते हुए सूरज का ध्यान। तो ये 3 ही टेक्निक हैं जिनके माध्यम से कि आदमी एक, आप यदि कहेंगे कि एक छोटा पैकेज एक्सीलेंस के लिए, नियमित रूप से अभ्यास के लिए क्या हमें करना चाहिए, तो ये 3 ही अभ्यास हैं जिससे आप परफेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं, बॉडी, माइंड और स्पिरिट के एक्सीलेंस को प्राप्त कर सकते हैं। लास्टली यदि मैं कुछ कहना चाहूँ तो वो है, 5 कोश को यदि हम एक साथ ग्रेजुअली यदि हम उनको
एक्सीलेंस की तरफ ले जाना चाहें तो वो क्या है, वो एक ही अभ्यास है, वो है योगाभ्यास। एक सवाल आया है भावना कानुंगा का, कैन वी डू प्राणायाम बिफोर वार्म अप इन द क्लास? नहीं, प्राणायाम के करने का जो हठ योग में वर्णन है वो तो यही है कि पहले सत्कर्म करेंगे, फिर आसन करेंगे, फिर सत्कर्म आसन के बाद हम प्राणायाम करते हैं। तो इसलिए वार्म अप तो प्री आसना प्रैक्टिस है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं आपके और भी सवालों का इंतज़ार कर रहा हूँ, और यदि इस बीच और कुछ सवाल आते हैं तो मैं उनका स्वागत करूँगा। अदरवाइज मैं तब तक अपनी बातों को और आगे बढ़ाता हूँ। ये एक बुक है जिसे आप यदि ह्यूमन एक्सीलेंस के बारे में और डिटेल में जानना चाहें तो इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। गरिमा तिवारी पूछ रही हैं, सर व्हाई कपालभाति इज ए क्रिया नॉट ए प्राणायाम? अब क्लिंचिंग प्रोसेस है ये, बेसिकली प्राणायाम है ही नहीं। इसके माध्यम से हम अपने कपाल तंत्र की और जो खास करके जो हमारा ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री है उसे हम क्लीन करते हैं। इसके माध्यम से हमारे प्राण की वृद्धि नहीं होती, इसके बाद हमारे प्राण की वृद्धि होती है, इसलिए प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम के माध्यम से जो जब तक हम उसमें कुंभक नहीं करते, हठयोग ग्रंथों में जो वर्णन है, जब तक हम कुंभक नहीं करते तब तक वो प्राणायाम नहीं कहलाएगा। तो प्राणायाम का मतलब है कुंभक, और वो कुंभक कपालभाति में नहीं होता। दीपक भोजक जी का प्रश्न है, स्पेशल प्राणायाम जो रोज किया जा सकता है? हाँ, निश्चित रूप से। उसके लिए हमने आपको बताया, वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन के कई स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में जो है अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है। दूसरे स्टेप में 1:1:1, यानी जितनी देर आप सांस लेते हैं उतनी ही देर अंदर रोकना है, उतनी ही देर में वापस निकालना है। और उसके बाद बहिर्कुंभक भी जुड़ जाता है, तो जितनी देर लेना है उतनी देर अंदर रोकना है, उतनी देर में निकालना है, उतनी देर बाहर रोक के रखना है। और जो सबसे एडवांस है उसमें है 1:4:2। आप जितनी देर में सांस लेंगे उसके 4 गुना रोकेंगे समय, और उसके आधे में, यानी कि जितना आपने लिया था उसके 2 गुने तक, 1:4:2। तो जितनी देर में लिया था उसके 2 गुने में निकालेंगे, और फिर उतने ही समय यानी 2 भाग तक आपको बाहर रोक के रखना है। गुरु जी, योग थेरेपी के लिए और योग चिकित्सा के लिए कौन सी किताब हम ले सकते हैं? स्वामी सत्यानंद जी की पुस्तक है योगिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेस, या स्वामी कैवल्यानंद जी की एक पुस्तक है योगिक थेरेपी। दोनों ही पुस्तक अच्छे हैं, आप जिनको भी लेना चाहें। थैंक यू सर फॉर interactive talk. Here I wish to ask the current scenario boost up the immunity in the best way to avoid any infection. देखिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नियमित योगाभ्यास ही अपने आप में श्रेष्ठ है। उसमें पूरा पैकेज आपको लेना होता है, सत्कर्म भी, आसन भी, प्राणायाम भी। भावना कौनिया पूछ रही हैं, प्राणायाम में कौन सा बेस्ट है? नाड़ी शोधन प्राणायाम बेस्ट है। इसको आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। हाँ, खाली पेट निश्चित रूप से होना चाहिए, भोजन और उसके बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। प्रियंका अग्रवाल पूछ रही हैं, अष्टांग योग और हठ योग में क्या डिफरेंस है? अष्टांग योग में 8 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और हठ योग में जो है वो यम नियम की जगह पे सत्कर्मों का समावेश है। और आज के ज़माने में हठ योग ज़्यादा पॉपुलर है। इसकी वजह यह है कि इसमें क्लिंचिंग है, यम नियम का पालन करना थोड़ा कठिन है, तो इसलिए आप हठ योग का ही पालन करें। दीपक भोजक, समाधि, वैराग्य और ईश्वर परिधान। समाधि, वैराग्य और ईश्वर परिधान तीनों 3 चीज़ें हैं। समाधि तब प्राप्त होती है जब हम अपने योग के माध्यम से एक्सीलेंट को प्राप्त करते हैं, और ईश्वर परिधान का मतलब है ईश्वर के प्रति आस्था रखना। कराया जाएगा
कराया जाना चाहिए? आपके हिसाब से 10 मिनट में कौन से अभ्यास आसनों का कराया जाना चाहिए? कोई सबसे बेस्ट तो यही है, हमने जो आपको पैकेज दिया है 10-12 आसनों का। सूर्य नमस्कार बेस्ट है, लेकिन 2-4 और आसनों का भी आप इसमें पब्लिक के अकॉर्डिंग, कौन सी पब्लिक है वहाँ पे, उनका समावेश कर सकते हैं। इंदु आशुतोष का सवाल है, प्रज्ञा योग के मोटापे पर किस प्रकार असर पड़ सकता है, प्लीज़ बताएं। प्रज्ञा योग में आप देखिए कि आप प्रज्ञा योग व्यायाम की बात कर रही हैं या फुल प्रज्ञा योग की बात कर रहे हैं। प्रज्ञा योग का पूरा पैकेज है, उसमें आत्मबोध से लेकर के सुबह के और रात के तत्वबोध तक के साथ में है। तो वो प्रज्ञा योग यदि आप करते हैं तो मोटापा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। यदि प्रज्ञा योग आसन के माध्यम से, प्रज्ञा योग व्यायाम के माध्यम से आप मोटापे की बात कर रही हैं तो ये थोड़ा कठिन है। प्रज्ञा योग के बहुत सारे राउंड्स आपको करने पड़ेंगे। मीनू गर्ग, मेजर बेनिफिट्स ऑफ ओम चैंटिंग एंड हाउ मेनी टाइम्स इट कैन बी रिपीटेड। ओम चैंटिंग का तो बहुत अच्छा लाभ है आपके बॉडी पे भी और माइंड पे भी, और माइंड के माध्यम से फिर बॉडी पर। तो इसलिए इसको आप 5 से 10 मिनट तक नियमित करिए। एंजाइटी, डिप्रेशन, डिफरेंट जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए उपयोगी है, आप उसको नियमित करते रहिए। भावना कानुका जी का सवाल है, प्राणायाम फॉर हिम विच इज़ बेस्ट, हिज फिंगर एंड थम आर नॉट। नहीं, इसमें जो टेक्निक है ना, इसमें पहली 2 उंगलियां जो हैं वो भ्रूमध्य में रखी हुई हैं। ये प्रणव मुद्रा नहीं है, ये नासाग्र मुद्रा है। आप आसन प्राणायाम मुद्रा बन स्वामी सत्यानंद जी का देखिए। और आई गिव हिज फिंगर एंड थम आर नॉट स्ट्रेट, सो व्हाट कैन आई गिव एक्सरसाइज टू हिम। अच्छा, किसी व्यक्ति की बात कर रही हैं जिसके की उंगलियां सीधी नहीं है, उनकी तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनको आप सत्कर्म कराइए, बहुत उपयोगी होगा। इस बीच में 1-2 सवाल छूट गए हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ। इंदु आशुतोष का दूसरा सवाल है कि ये व्यायाम की बात कर रही हैं, प्रज्ञा योग व्यायाम की बात कर रही हैं। प्रज्ञा योग व्यायाम के जैसे कि आपको पता है 14 आसन हैं, और इन 14 आसन को एक बार करने में ही बुजुर्ग लोग थक जाते हैं, इवन यंग लोग भी 2-3 राउंड नहीं कर पाते हैं। तो आप जिस बॉडी फिजियोलॉजी के लोग हैं उसके हिसाब से उनके तय कर दीजिए संख्या। दीपक बहुजक का प्रश्न है, सर फिर से वापस आपकी क्लास का मौका कब मिलेगा? मिलता रहेगा। मैं वैसे अपने फेसबुक पेज पे कामाख्या कुमार, डॉक्टर कामाख्या कुमार नाम का हमारा फेसबुक पेज है, मैं आजकल ऑनलाइन ही क्लास ले रहा हूँ। रजनी गुप्ता जी का सवाल है, अग्निसार लेडीज को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर नहीं तो क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा है जी, अग्निसार क्रिया आपको कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, इससे आपकी पाचन क्षमता बहुत अच्छी बनती है। जो आपके 5 डेज का वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस दौरान आप उसको मत करिए, क्योंकि वो फिर आपके पेन को और डिस्चार्ज को बढ़ा सकता है। राहुल तपस योगा, सर क्लास स्टार्ट करने से पहले ओम चैंटिंग करना गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। बगैर ओम चैंटिंग के कंसंट्रेशन कैसे होगा? और जब तक कंसंट्रेशन नहीं होगा तब तक आप ना कनेक्ट कर पाएंगे अपने नॉलेज के साथ और ना कनेक्ट कर पाएंगे सामने वाले आपके क्लाइंट के साथ। अरविंद सिंह नेगी, आयंगर योग भी क्या हठ योग है? आयंगर योग कोई अलग से ऐसी कोई जैसे स्वामी सत्यानंद जी के जो बताए हुए टीचिंग्स हैं उनको सत्यानंद योगा कहते हैं, और सत्यानंद जी ने कोई अलग से योग थोड़ी नहीं दिया है। या इवन स्वामी रामदेव जी के योग को भी लोग अब पतंजलि योग करने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। आयंगर योग कोई अलग से, अब आजकल अष्टांगा विन्यास कई तरह के योग आ गए, ये कोई अलग से योग नहीं आया है। उन्होंने भी यही हम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की बात की है। या आयंगर जी ने एक्चुअली थोड़े से आसनों के ऊपर ज़्यादा बल दिया था, क्योंकि वो कहते हैं कि बॉडी के परफेक्शन से माइंड का परफेक्शन होता है। तो आयंगर योग उनके अनुयायियों ने, उनके मतलब उनके भक्तों ने, या कहिए हम सभी लोग जो उनको चाहने वाले हैं, उनके टीचिंग्स को आयंगर योग कहते हैं। वो कोई बिल्कुल अलग सा नहीं है। अब जैसे श्री अरविंद ने अपना समग्र योग दिया है, तो वो एक बहुत ही सीमित पहलू को छूता है। हालांकि उन्होंने समग्र योग के अंदर सारी बात करी है, लेकिन फिर भी वो हमारे आम लोगों के साथ वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। उसी तरह से आयंगर योग यदि आप कहते हैं तो आप किसी चीज़ को लिमिट कर देते हैं। वो कोई मतलब अलग सा योग नहीं है तो योग के जो एस्पेक्ट हैं उसी में से निकल के आया है। सर विन्यास योग के फील्ड में तो सबको लगता है कि हम कुछ नया करेंगे, तो नया क्या करेंगे, पुराने ही चीज़ को तोड़ मरोड़ देते हैं। मैं उनके
फेवर में नहीं हूँ। किसी भी अब जैसे आप सॉरी विनोद खन्ना जी, मुकेश खन्ना जी सॉरी, तो उन्होंने बहुत डांटा डपटा लोगों को कि आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ मत करिए, जो मौलिक चीज़ें हैं उनको आपको नहीं हटाना चाहिए। इंदु आशुतोष जी का सवाल है, सर हाउ कैन आई गेट डिटेल अबाउट प्रज्ञा योगा। प्रज्ञा योग के ऊपर पुस्तक है इंदु जी, आप शांति कुंज से उसे मंगा सकती हैं। दीपक भोजक, आयंगर योग थेरेपी कितनी बेनिफिशियल है? बहुत बेनिफिशियल है। जितने भी लोग उनके यहाँ जाते हैं ठीक होके के आते हैं। उनकी टेक्निक्स उन्होंने अपने आप मेहनत करके उन्होंने अपने शरीर के माध्यम से डेवलप की हुई है। यदि आपके और कोई सवाल हैं तो हमारे ये ईमेल आईडी दी हुई है, हमारी ये 2-3 वेबसाइट्स दिए हुए हैं। जैसा कि आपको हमने शुरुआत में बताया कि हमारी इंडियन एसोसिएशन ऑफ योगा एक हमारा फाउंडेशन है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो उनके माध्यम से हम लोग हर वर्ष एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसका कि आपने एक तस्वीर भी देखा शुरुआत में। पिछले वर्ष का है 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एक्सीलेंस थ्रू योगा। इस वर्ष हम लोगों ने जो कॉन्फ्रेंस किया था वो था साइको स्पिरिचुअल अप्रोच टू योगा, और अगला जो कॉन्फ्रेंस है उसकी भी डेट तय हो गई है, अगले वर्ष 20 और 21 फरवरी 2021 में। तो आप उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये है आपका वेबसाइट इंडियन एसोसिएशन ऑफ योगा के, आप मेंबर भी बन सकते हैं। हमारी एक रिसर्च जर्नल आती है, वो है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड एलाइड साइंसेस। ये हालांकि इसमें आपको मिरर इमेज आ रहा है इसलिए समझ में कम आएगा, मैं आगे से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। नहीं क्लियर हुआ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड एलाइड साइंसेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट दी हुई है indianyoga.org, और एक और जर्नल है हमारा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड कॉन्शियसनेस IJSC.net। तो इन यदि आप स्कॉलर्स हैं, PhD कर रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो इन दोनों IDs के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं और इसमें अपने आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स भी भेज सकते हैं। भावना कनुगा जी का क्वेश्चन है, माय फादर इज in-law is age 63, diabetic patient and H1B1 positive and had severe arthritis. Now he is able to walk but his fingers are not straight and can't hold things properly. What will be best for him? मैंने बताया आपको सत्कर्मों का अभ्यास कराइए यदि वो कर सकते हैं तो, और ये उनके तीनों ही एरियाज में हेल्पफुल होगा। हालांकि उसके लिए बहुत ही परफेक्ट बॉडी होनी चाहिए, उसके लिए उनका ब्लड प्रेशर वगैरह अच्छा होना चाहिए। यदि वो इतना कुछ कर सकते हैं तो आप धीरे धीरे उनको योगाभ्यास कराइए, सत्कर्म कराइए। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो आसन प्राणायाम मुद्रा बंध है स्वामी सत्यानंद जी की लिखी हुई, उसमें आप जाकर के पवन मुक्तासन भाग 1 देखिए, और उस पवन मुक्तासन भाग 1 में जो मूवमेंट की विधियाँ दी गई हैं वो आप उनको कराइए। थोड़े बहुत हल्के फुल्के मसाज भी करा सकते हैं, और ये आपके लिए उनके लिए उपयोगी होगा। ये हमारी कुछ रिसेंट पब्लिकेशंस हैं, आप चाहें तो इसके माध्यम से भी जितनी बातें हमने कही हैं वो ज़्यादातर हम अपने बुक्स में उसको डाल चुके हैं। सुपर साइंस ऑफ योगा एक बेस्ड बुक है जो आपके सिलेबस को भी कवर करता है, और एक सबसे साइड में लेफ्ट साइड में आपको एक बुक दिखाई दे रही है योगा थेरेपी। तो ये एक नटसेल में बहुत अच्छी जानकारी आपको देगा। ये तीसरी बुक है योगा साइकोलॉजी के ऊपर, तो यदि मनोवैज्ञानिक समस्याओं का योगिक समाधान चाहते हैं तो ये बुक है। हमारी सब जब अब तक की जो भी योग निद्रा के ऊपर रिसर्चेज हैं उसको हमने यहाँ कंपाइल करके पब्लिश किया हुआ है। ये DK प्रिंट वर्ल्ड ने पब्लिश किया था इन दोनों तीनों किताबों को, और ये स्टैंडर्ड पब्लिशर ने पब्लिश किया था। योगा एजुकेशन एक पेपर हुआ करता है हर उसमें योगा के कोर्स में, तो इसको आप अपने लिए उपयोगी प्राप्त कर सकते हैं। अरविंद सिंह नेगी सवाल पूछ रहे हैं, हमारे जॉइंट सोता है उसमें कितने प्रेशर देना है क्या, पता नहीं।
इसके लिए भी कोई थ्योरी यूज होती है? हमारे जॉइंट्स होता है, बहुत परेशानी देता है। अच्छा, तो जॉइंट्स होता है तो उसमें नियमित रूप से जॉइंट मूवमेंट वाले अभ्यास करिए, और बॉडी में जब भी इम्प्यूरिटी आती है तभी ये समस्या होती है, तो आप सत्कर्मों का अभ्यास करिए। कुछ किताबें हिंदी में हैं, योग महाविज्ञान बहुत पॉपुलर है, आप सबके जितने भी योग के कोर्सेज हैं ज़्यादातर में ये सिलेबस में लगा हुआ है। मानव चेतना एवं योग विज्ञान, मानव चेतना भी आजकल खूब पढ़ाया जाता है लोगों के सिलेबस में। ये योग महाविज्ञान का नेक्स्ट एडिशन है। योग रहस्य, इसमें हठ योग और पंचकोश आदि के बारे में, जितनी प्राण चेतना इन सब के बारे में सारी जानकारी दी गई है। योग चिकित्सा संदर्शिका ये यहाँ शांतिकुंज से छपी थी 2004 में संभवतः। तो नटसेल में इसमें भी आपको, ये गुजराती में है, योग चिकित्सा संदर्शिका का गुजराती वर्जन है। इस बीच में 2-3 किताबें और आई हैं। एक है ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड योगिक साइंस, इंग्लिश में। फिर दूसरी एक किताब आई है जो अभी हमने आपको बताया, वो है ह्यूमन एक्सीलेंस थ्रू योगा। और एक पुस्तक और आई है, ह्यूमन वैल्यूज एंड योगा। तो जिस भी पुस्तक के आप इंटरेस्टेड हो, आप उसमें से इन वेबसाइट्स के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं हमें, या हमारे को ईमेल कर सकते हैं, या फिर हमारे कॉन्फ्रेंसेस से आपके इंटरेस्ट हो तो इस पे आप हमें एक्सेस कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज का ये सेशन काफ़ी अच्छा रहा, आप लोगों के लिए उपयोगी रहा, काफ़ी आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया। मैं इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर कपिल केसरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सक्सेसफुल इवेंट के लिए, और आप सब लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग खुश रहिए, आनंद रहिए, और अगली बार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।